हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुपद चैप्टर का सारा सूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता है चर और अचर संख्या के संयुक्त रूप को बहुपद कहते हैं। अब ये चर संख्या क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे x के रूप में हो सकता है, y के रूप में, z के रूप में, u के रूप में, v के रूप में, t के रूप में। ये सभी चर मान हैं क्योंकि इन सभी का मान हमेशा बदलते रहता है। ये हमेशा कुछ न कुछ नया मान आता है। जैसे मान लीजिए x का मान किसी दिन आएगा x का मान -1, या किसी दिन x का मान 2 भी आ सकता है। यानी x का मान कुछ भी आ सकता है, यानी बदल बदल कर आ सकता है। इसलिए x y z को हम चर कहते हैं। और अचर क्या कहते हैं, जिसका मान नियत हो, स्थिर हो। जैसे 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 हमेशा 3 ही रहेगा। इस प्रकार से ये सब अचर संख्या हुआ। यानी चर और अचर के संयुक्त रूप को बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं x+2, ये एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें चर संख्या भी है और अचर संख्या भी है। इस प्रकार से और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए केवल x भी एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें x+0 लिख सकते हैं x को। तो इसमें भी देखिए x यानी चर है और अचर भी है, अर्थात केवल x भी एक बहुपद होगा। इस प्रकार से केवल 2 लिख सकते हैं, 2 भी एक बहुपद होगा। ये कैसे, तो 2 को लिख सकते हैं 2 + x⁻0, अर्थात यहाँ चर संख्या भी है और अचर संख्या भी है। अर्थात इस प्रकार से आपने देखा कि चर और अचर संख्या के चर और अचर के संयुक्त रूप को बहुपद कहा जाता है। अब आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे बहुपद के प्रकार, उनमें से पहला प्रकार होता है रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी वह बहुपद जिसका घात जो होता है वो 1 होगा। अब ये जानिए कि घात क्या होता है, तो किसी भी बहुपद के अधिकतम पावर को घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, 2x² + 2x³ + 4x²। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अधिकतम पावर जो है 3 है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि m³ - 2m² - 2m, इस तरीके से आप जानिए। तो यहाँ अधिकतम पावर 3 है, तो यहाँ पे घात बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तब यहाँ पे घात आपने समझ लिया। तो उसी प्रकार जैसे कि रैखिक बहुपद कब कहलाएगा, यानी वह बहुपद जिसका घात 1 होगा। अब देखिए जैसे px = ax + b, ये एक रैखिक बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद का एक फॉर्म याद कर लीजिए, ax + by = c। इस रूप में रैखिक बहुपद होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे चर मान x y है, चर मान का अधिकतम पावर यहाँ पे 1 ही नज़र आ रहा है, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। और एक चीज़ और जानिए, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, यानी रैखिक बहुपद में शून्यक 1 ही निकलता है। अब जैसे मान लीजिए या तो x के रूप में निकलेगा या तो y के रूप में निकलेगा। तो ये जानिए, तो अगर इस तरीके से x का मान अगर निकलेगा भी तो मात्र 1 निकलेगा, यानी 1 ही आंसर आएगा x का मान। चाहे y का भी मान आएगा तो केवल 1 ही आएगा। इस प्रकार से शून्यक निकलता है केवल एक रैखिक बहुपद में, क्योंकि इसका घात 1 होता है। उसी प्रकार से आप ये जानिए कि द्विघात समीकरण में घात 2 होता है, इसलिए उसमें 2 शून्यक निकलेगा। यानी अगर द्विघात समीकरण का हल करिएगा, जैसे x² + 5x + 6, इसमें x का मान 1 आता है -3, एक x का मान आता है -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का 2 को वैल्यू आता है, 2 मान आता है, इसलिए द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होती है। इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होता है, द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है क्योंकि उसका घात 3 होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैखिक बहुपद का कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पे याद रखने की चीज़ है। जैसे यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, उस कंडीशन में हलों की संख्या जो होगा केवल और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल इसी को कहते हैं। अब ये इस कंडीशन में जो होगा, युग्म जो होगा, रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा वो संगत होगा। इस तरीके से याद रखिएगा। अब जो संगत होगा वो विरोधी होगा या अविरोधी होगा। कोई भी इंसान अगर संगत में तभी रहता है जब वो अविरोधी होता है, विरोधी नहीं होता है तब, इसलिए संगत होगा यानी अविरोधी होगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। यानी आपने क्या समझा, ये कंडीशन क्या है बताते हैं, a1x + b1y = c1, ये पहला रैखिक बहुपद हुआ। दूसरा रैखिक बहुपद a2x + b2y = c2, ये दूसरा बहुपद हुआ। इसी में से यहाँ a1/a
A2 बराबर नहीं हो, अगर B1/B2 अगर आपका कंडीशन आता है, उस समय उस रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। और उसी कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो रैखिक बहुपद का जो युग्म होगा वो संगत कहलाएगा, अर्थात अविरोधी कहलाएगा। अब आगे देखिए, अगला कंडीशन है जब ये तीनों बराबर हो जाए, यानी तीनों का अनुपात जब बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, अर्थात A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो उस कंडीशन में अनगिनत हल होंगे, अर्थात उस समय युग्म आश्रित कहलाएगा। यानी रैखिक युग्म जो होगा, दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा वो आश्रित होगा। यानी आपको फिर से समझना है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, अनगिनत हल कब होगा, जब ये तीनों का मान बराबर होगा तो अनगिनत हल। इसका मतलब ये हुआ कि एक रैखिक बहुपद का ग्राफ मान लीजिए ये है, तो उसी रैखिक बहुपद के ग्राफ पे दूसरा रैखिक बहुपद का भी ग्राफ उसी ग्राफ पे चला जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत सारा हल निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटों पे, बिंदुओं पे ये कटेगा। इसलिए बहुत सारे बिंदुओं पे अगर ये दोनों ग्राफ कटेगा, इसलिए बहुत सारा हल भी निकलेगा। इसलिए कह सकते हैं इस कंडीशन में अनगिनत हल होंगे, अर्थात जो होगा दोनों रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा, अर्थात कह सकते हैं कि वो मतलब आश्रित होगा। संपाती भी इसको कह सकते हैं, आश्रित उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला रैखिक बहुपद का ग्राफ ये हुआ और दूसरा रैखिक बहुपद का भी ग्राफ उसी पर आश्रित हो रहा है, यानी उसी पे संपाती हो रहा है, यानी उसी पर दूसरा ग्राफ भी बन चुका है। इसलिए कहेंगे कि अनगिनत हल होगा, क्योंकि एक दूसरे से अनगिनत बिंदुओं पे कटान हो रहा है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन कि यहाँ पे A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2। इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात ये होगा कि उस दोनों समीकरण का जो युग्म होगा वो असंगत होगा, अर्थात युग्म विरोधी होगा। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, युग्म विरोधी होगा इसीलिए तो असंगत होगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का विरोधी करते हैं तो संगत नहीं असंगत होता है, और इसीलिए जब असंगत होगा तो वहाँ पे कोई हल नहीं निकलता है। यानी इस तरीके से याद रखिएगा। अब आप आगे समझिए कि इसका ग्राफ कैसे होगा। अब इसी तरह से ग्राफ भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अद्वितीय हल के केस में ग्राफ दो रैखिक समीकरणों का कहीं ना कहीं एक जगह पे कटेगा, इसलिए एक हल निकलता है। यानी एक हल के लिए ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा किसी एक बिंदु पर। यानी फिर से समझिए, जब ये पहला कंडीशन, अर्थात जब एक हल निकलेगा तो उस दोनों रैखिक बहुपद का ग्राफ जो एक जगह पे कहीं कटेगा, इसलिए तो जान जाते हैं कि केवल एक हल निकलेगा, और उस कंडीशन में जो ग्राफ निकलेगा यानी इसका प्रतिच्छेदी होगा। इस तरीके से आपने समझा। अब दूसरा कंडीशन बताते हैं, जैसे अनगिनत हल निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि दो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा एक दूसरे के समानांतर होगा, क्योंकि यहाँ पे समानांतर नहीं होगा बल्कि संपाती होगा, क्योंकि अनगिनत हल यानी एक ग्राफ रैखिक बहुपद का यहाँ पे ग्राफ ये हुआ मान लिया जाए, तो दूसरा रैखिक बहुपद का भी ग्राफ उसी पे चला जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि ये अनगिनत बिंदुओं पे कटान हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ होगा संपाती। इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी आश्रित भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आश्रित है एक दूसरे को, और संपाती भी है। इस तरीके से आप समझ लिए। अब तीसरा कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, अर्थात कहीं पे भी वो दोनों रेखाएं कट नहीं करेगा। यानी एक दूसरे से जब समानांतर रेखा दोनों रहेगा तो कभी एक दूसरे से कट नहीं करेगा, इसीलिए कह सकते हैं इसमें कोई हल नहीं निकला, क्योंकि कहीं पे कटान ही नहीं हुआ एक दूसरे को। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कोई हल नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन में दोनों समीकरण का ग्राफ समानांतर होता है। इस तरीके से आपने समझ लिया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आगे आप यहाँ पे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे एक दो रैखिक बहुपद दिया हुआ है, उस कंडीशन में A1/A2 का मान दिया है, B1/B2 का मान निकाला है, C1/C2 का मान निकाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अर्थात ये प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा का होगा। और देख लीजिए इसका जो निरूपण होगा बीजगणितीय अद्वितीय हल निकलेगा, यानी केवल और केवल एक हल निकलेगा। इस तरीके से आपने समझा कि दो रैखिक बहुपद दिया रहेगा, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 का। नहीं बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे नहीं बराबर है, इसीलिए ये केवल और केवल एक हल होगा इसका, यानी अद्वितीय हल होगा। उस कंडीशन में ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। अब अगला उदाहरण देखिए,
जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर, तो ये जो रैखिक बहुपद दो युग्म दिया है, दो रैखिक बहुपद दिया है, यहाँ पे देखिए कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। देख लीजिए यहाँ पे इन सभी का मान आपस में बराबर है, अर्थात इस कंडीशन में ग्राफ जो होगा संपाती ग्राफ होगा और यहाँ पे अनगिनत हल निकलेगा। अब तीसरा देखिए कंडीशन, यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें देखिए a1/a2 बराबर है लेकिन b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, अर्थात यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता है और ग्राफ समांतर रेखा का होता है। इस तरीके से आपने समझ लिया। तो अब आगे चलते हैं द्विघात बहुपद में। रैखिक बहुपद का आपने सारा चीज़ जान लिया, द्विघात बहुपद का चलते हैं। अब द्विघात बहुपद को समझते हैं। द्विघात बहुपद का रूप पहले जानिए, यानी द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है। ax² + bx + c के रूप में रहता है। यानी जैसे देखिए एग्जांपल 2x² + 5x + 6, इस तरीके से आप देखिए कि ये इस तरह से द्विघात बहुपद रूप का होता है, यानी इसी रूप में ये एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखिए द्विघात बहुपद के रूप बारे में, तो इसके दो शून्यक होते हैं क्योंकि उसका नाम ही द्विघात है, तो अर्थात दो शून्यक होगा, अर्थात दो घात होता है। अब आगे देखिए वो दो, आपको पता चल गया कि दो शून्यक होता है इसमें, तो एक अल्फा के रूप में होता है, एक बीटा के रूप में होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिक से कि शून्य का अर्थ होता है एक्स का मान और उसी को हम मूल का मान बोलते हैं, और मूल होता है एक अल्फा एक बीटा के रूप में। यानी ये कैसे समझे, एक अल्फा और एक बीटा के रूप में होता है क्योंकि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक अल्फा के रूप में एक बीटा के रूप में। तो याद रखना होता है कि एक्स का मान एक अल्फा के रूप में निकलता है, एक एक्स का मान बीटा के रूप में निकलता है। ओवरऑल देखा जाए तो एक्स का मान 2 निकलता है, अर्थात दो शून्यक हुए उसके। अब आगे चलते हैं। अब इनके शून्यक जो होते हैं एक अल्फा और एक बीटा होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है जैसे x² - 5x + 6 है, इसको गुणनखंड करके निकालिएगा, एक x का मान आएगा 2, एक x का मान आएगा 3। अब ये इस तरह से गुणनखंड विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सीधाधारा चार्ज फार्मूला होता है x बराबर -b ± √d/2a। ये सीधाधारा चार्ज फार्मूला होता है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, यानी एक प्लस एक माइनस यहाँ देना होता है। तो ये डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात डायरेक्ट मूल का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। अब आगे देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल आपको याद रखना होता है। तो उससे पहले द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये a क्या होता है, x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और केवल अचर संख्या जो उसमें होता है, अर्थात जिसमें x² x नहीं रहता है, जो चीज़ें बच जाए वो c का मान होता है। यहीं से शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यानी मूलों का योग कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। अब ये यहाँ से निकाल लेना है, ए आपको पता रहता है, बी आपको पता रहता है, सी आपको पता रहता है, पुट करके निकाल सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो लिख देते हैं x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c। इस दोनों में अंतर क्या है, ये x² + bx + c ये द्विघात बहुपद इसी रूप में होते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद का सूत्र यानी समीकरण का सूत्र ये होता है। अब आगे देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद जो होता है वो त्रिघात बहुपद इसी रूप में होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया द्विघात बहुपद इस रूप में रहता है, लेकिन त्रिघात बहुपद इस रूप में रहता है। वो है क्या, ये x³ + bx² + cx + d के रूप में होता है। अब इसके 3 शून्यक होते हैं, यहाँ पे 3 गलत लिखा है, तो दीर्घिकार 9 होगा। 3 शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा गामा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आगे देखिए इसमें भी शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरीके से इसका सूत्र होता है c/a। अब इसको लैंग्वेज में यानी भाषा में कैसे बोलेंगे, तो दो शून्यकों के गुणनफल का योग यहाँ पे है, यानी दो शून्यक आपस में गुना है तब उसका योगफल का सूत्र होगा c/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों शून्यक के गुणनफल का सूत्र होगा -d/a। इस प्रकार से आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ जो कि मैंने लिख भी दिया है,
आपको इस तरह से याद रखना है। अब आगे चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है। यहाँ पे दो चर है, एक एक्स चर है, एक वाई चर है, यानी दो चर है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि इसके घात एक होते हैं, इसीलिए ये रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए, रैखिक समीकरण का लेखा चित्र का एक सरल रेखा में होती है। कोई भी रैखिक समीकरण का अगर आप ग्राफ बनाइएगा, आलेख बनाइएगा, तो उसका जो आलेख होगा वो सरल रेखा में होगा, यही यहाँ बोला जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको प्रश्न रहेगा x बराबर 2, इसका जो रेखा बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो किसके समांतर बनेगा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ये याद रखिए, x बराबर 2, मैं फिर से बताऊं, x बराबर 2 मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। x बराबर 2 मान लीजिए, x का मान यहाँ 2 है, तो x बराबर 2 इस तरह से ये ग्राफ बनेगा जो कि y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए y बराबर 4 होता, तो y का मान मान लीजिए कि यहाँ पे 4 होता, तो y का मान अगर यहाँ 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके सामने यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी आपने ये सीखा कि अगर आपको x का मान दिया है तो उसका जो ग्राफ होगा y के समांतर होगा। अब अगर y बराबर कुछ दिया रहेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के समांतर होगा, यानी बदल के सोचना होता है। अगर x बराबर कुछ दिया है तो y के अक्ष के समांतर ग्राफ होगा, अगर y बराबर कुछ मान दिया है तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर होगा, इस तरीके से। अब आगे देखिए, x बराबर 0 दिया है तो अर्थात वो y अक्ष पे होगा। अगर y का मान 0 है तो इसका मतलब वो x अक्ष पे होगा, यानी बदल करके सोच लेना होता है यहाँ पे। इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रश्न में, इस चैप्टर में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उसका सूत्र क्या होता है।